हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या किस तरह से रोटेशनल मोशन काम करता है, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। आप लोगों ने बहुत सारे नेचर में ऑब्जर्वेशंस किए होंगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए एक रॉ एग है यानी एक कच्चा अंडा है और एक बॉइल्ड एग है। आप दोनों को एक साथ प्लेट में ऐसा रोटेट करते हो, ऐसा गोल घुमाते हो, तो आपको क्या लगता है पहले कौन सा एग रुक जाएगा? रॉ एग रुकेगा या फिर बॉइल्ड एग रुकेगा? प्लीज गिव मी द आंसर ऑन द कमेंट। जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, 11 12 स्टैंडर्ड में आते हैं, तो हम लोग बहुत सारे मोशंस को स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि लीनियर मोशन, फिर रेक्टिलीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे बहुत सारे मोशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सही है ना? आपने पढ़ा ही होगा बहुत सारे मोशन को। तो हम लोग सारे मोशन डिस्कस कर लेते हैं सिवाय एक के, लूज मोशन। ओके, वो हम लोग नहीं पढ़ते। उसकी वजह से बेसिकली 11 12 में आके इन सारे मोशंस की वजह से हमें लूज मोशन स्टार्ट हो ही जाते हैं वैसे भी। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो भी एक मोशन से रिलेट करता है, यानी रोटेशनल मोशन पे डिपेंड करता है। और रोटेशनल मोशन में कुछ क्वांटिटीज होते हैं, कुछ फेनोमेनन्स होते हैं, वो हम लोगों को डिस्कस करने होते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है, और फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है। सो लेट्स वी डू दैट। हाँ, तो रोटेशनल मोशन की अगर हम लोग बात करें तो मोशन ऑफ होल बॉडी अबाउट एन फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज अ रोटेशनल मोशन। यानी रोटेशनल मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स एक्सिस है और उसके आजू बाजू अगर पूरी बॉडी घूम रही है तो उसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रोटेशनल मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक पार्टिकल होता है और वो सर्कल के आजू बाजू यानी सरकमफेरेंस में घूमता है, सर्कल के आजू बाजू घूमता है पूरा सरकमफेरेंस, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, पूरी बॉडी एक फिक्स एक्सिस के आजू बाजू घूम रहे हैं, उसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो रोटेशनल मोशन के ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो और बहुत सारे एग्जांपल्स नेचर में है भी अवेलेबल। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इटसेल्फ, यानी जो मोशन होता है अर्थ का जो मोशन होता है अबाउट इटसेल्फ, उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। अर्थ का मोशन जो होता है इटसेल्फ वो रोटेशनल मोशन है, और जो रिवॉल्यूशन होता है अराउंड सन वो सर्कुलर मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे। मोशन ऑफ व्हील ऑफ कार, यानी जो कार का व्हील होता है उसको भी एक एक्सिस होता है, यानी एक एक्सेल होता है और उस एक्सेल के आजू बाजू वो घूमता है, इसीलिए उसे भी हम लोग रोटेशनल मोशन में इंक्लूड कर सकते हैं। मोशन ऑफ द बिग जाइंट व्हील, मेले में बड़े बड़े झूले होते हैं, उन झूलों को आपने देखा होगा और शायद बैठे भी होंगे आपने। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, वैसे मुझे नहीं लगता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो बड़े बड़े झूले होते हैं वो जाइंट व्हील को भी हम लोग रोटेशनल मोशन में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी एक एक्सेल होता है और उस एक्सेल के आजू बाजू जो है पूरे जो बॉडी होती है वो रोटेट हो रही होती है। उसी तरह से मोशन ऑफ द टॉप, जो टॉप होता है भौरा जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वो जो भौरा होता है उसको भी एक एक्सिस होती है, एक टिप होती है और उस एक्सिस के अबाउट वो घूमता रहता है। तो ऐसे नेचर में बहुत सारे और भी एग्जांपल्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स अगर आपको याद आ रहे होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उनको लिख के मुझे बता सकते हो। तो बेसिकली इस तरह से ये रोटेशनल मोशन होता है और ये रोटेशनल मोशन के कुछ एग्जांपल्स थे। हाँ, तो पैरामीटर्स पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने फिर से आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। ये देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये साइकिल का व्हील है, साइकिल का व्हील जो है इसको एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं हम लोग। और ये इस तरह से इसके राउंड घूम रहा है, इस वजह से ये भी रोटेशनल मोशन में इंक्लूड हो जाता है। स्पिनर, इसके बारे में तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि स्पिनर क्या है, बहुत सारे लोग खेलते भी होंगे, अलग अलग तरह के स्पिनर आ गए। मेरे पास भी है वैसे स्पिनर। ओके, ये है जाइंट व्हील, इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे कि इस जाइंट व्हील में आप लोग भी बैठे होंगे बेसिकली। तो ये जाइंट व्हील को भी एक एक्सिस से, देखिए ये एक्सिस है और इस एक्सिस के आजू बाजू ये घूमता है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है बेसिकली ये रोटेशनल मोशन में इंक्लूड होते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले थे जिसका नाम है पैरामीटर्स ऑफ द रोटेशनल मोशन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो रोटेशनल पैरामीटर्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। अरे यार, ये रिजिड बॉडी होती क्या है? रिजिड बॉडी इज नथिंग बट द बॉडी हु शेप, साइज एंड डायमेंशन डज नॉट चेंज
अंडर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी किसी भी बाहरी फोर्स के वजह से अगर किसी बॉडी का शेप, साइज या डायमेंशन नहीं बदलता है तो उसे हम लोग रिजिड बॉडी कह सकते हैं। इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन भी है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द बॉडी हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी किसी भी बॉडी के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अगर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन रखते हैं तो उन्हें हम लोग रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नेचर में कोई रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हर चीज को हम लोग किसी न किसी तरह से काट सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं या किसी भी तरह से हम उसको बेंड कर सकते हैं। लेकिन फॉर द स्टडी पर्पस के लिए हम लोग आयरन रॉड, स्टोन या फिर बड़ा सा लकड़े का टुकड़ा, हम लोग इनको कंसिडर कर सकते हैं रिजिड बॉडी। सो ये हो गई रिजिड बॉडी की बात। अब आगे चलते हैं रोटेशन एक्सिस, यानी रोटेशन एक्सिस क्या होता है। तो सिंपल है, ये देखिए इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ये रोटेशन एक्सिस है। एक्सिस जिसके आजू बाजू पूरी बॉडी जो होती है वो रोटेट होती है, उसे हम लोग रोटेशन एक्सिस कहने वाले हैं। सो एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल whose center lies on the rotation axis. Every point move through the same angle during the particular time interval. देखिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये एक्सिस जो होता है इस एक्सिस के आजू बाजू पूरी बॉडी घूमती है, इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे रोटेशन एक्सिस। आगे चलते हैं, हमारा आगे का पैरामीटर देख लेते हैं, रेफरेंस लाइन। तो बेसिकली ये रोटेशनल रेफरेंस लाइन होती है, मतलब जो हमारा जो रोटेशन एक्सिस है, दिस विल बी आवर रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन एक्सिस को जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम लोग रेफरेंस लाइन कहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द सम पैरामीटर्स रिगार्डिंग टू द रोटेशनल मोशन। सो लेट्स वी कंटिन्यू and study about the inertia. So you know that very well what is meant by the inertia, concept of inertia. inertia के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में inertia जो आता है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आ जाता है, जिसे हम लॉ ऑफ inertia कहते हैं। Every body continue to be state of rest or state of uniform motion unless and until it is acted by external unbalanced force. It is called as a Newton first law. अब ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी या फिर इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और सिंपल लैंग्वेज में इसे बताया जाए तो दुनिया में जो भी चीज जैसे स्टेट में है वैसे ही रहने की कोशिश करती है, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही बताता है। और अगर आप उसको उस चीज को अगर चेंज करना चाहते हो, उस चीज का अगर पोजीशन बदलना चाहते हो, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स आपको क्यों लगाना पड़ रहा है? बिकॉज इट अपोजिंग यू, ये आपको अपोज कर रही है। कहीं पर भी आपको जो है फोर्स कब लगाना पड़ता है? फोर्स आपको तभी लगाना पड़ता है जहां पर आपको अपोजिशन होता है। तो अगर आपको किसी टेबल को मूव करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि टेबल उसके स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज अ इनर्शिया। इनर्शिया एग्जैक्टली अगर लीनियर मोशन में मेजर करते हैं तो ये मेजर किया जाता है मास के जरिए से। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें साइकिल की, तो साइकिल का इनर्शिया कम होगा कंपेरेटिवली ट्रक के। ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, क्यों? अरे भाई उसका मास ज्यादा है। और साइकिल का इनर्शिया कम है, क्यों? अरे उसका साइकिल का मास कम है। सो मास मेजर द इनर्शिया। इफ द बॉडी हैज अ लार्ज मास, इट हैज अ लार्ज इनर्शिया। So I hope you understand the inertia, because it is very important to understand inertia, क्योंकि आगे का जो टॉपिक हमारा आने वाला है उसमें भी हम लोगों को इनर्शिया ये वर्ड आने वाला है, लेकिन यहाँ पर मोमेंट एक वर्ड आने वाला है। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मीन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये देखिए, ये कौन है? ये आप लोग हैं। आप लोग सोच रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, ऐसे सोच ही रहे होंगे। खैर, now moment of inertia is nothing but the resistance or the opposition to the change in rotation, means every rotating body oppose to its rotation. इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है, जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में अभी इनर्शिया के बारे में स्टडी किया, क्या हर चीज क्या करती है? अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करती है। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में एवरी रोटेटिंग बॉडी ट्राई टू अपोज इट्स रोटेशन, यानी हर गोल घूमने वाली चीज अपने गोल घूमने को अपोज करती है।
ध्यान से इस बात को सोचिए, क्योंकि दुनिया में जो भी रोटेट होने वाली चीज़ है उसको कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फैन को जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक वो घूमता नहीं, अगर आप ऑन करके ऑफ कर दोगे तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। क्यों रुक रहा है? बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेल्स अबाउट द अपोजिशन प्रोड्यूस बाय द रोटेशनल बॉडी। यानी हर रोटेटिंग बॉडी क्या करती है? अपने रोटेशन को अपोज करती है, और इसी को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो बात हो गई कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की। क्या? इट इज द रेजिस्टेंस और द अपोजिशन प्रोड्यूस बाय द रोटेटिंग बॉडी। तो इसे हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि कोई भी बॉडी रोटेशन के लिए कितना ज़्यादा अपोज कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। तो चलो हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसके लिए हम लोग एक रिजिड बॉडी को कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक रिजिड बॉडी है। कंसीडर वन ऑफ द रिजिड बॉडी इज रोटेटेड अबाउट एन फिक्स एक्सिस। दिस इज नथिंग बट द फिक्स एक्सिस। द होल बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पर ये बॉडी जो होंगी ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होंगी। तो हर एक पार्टिकल का जो मास है, मान लो m1 है, m2 है, m3 है, डैश 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 mn है। और हर एक पार्टिकल एक अलग अलग पोजीशन पे सिचुएट करता होगा। So each particle is situated, suppose this m1 is situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn. So the particle situated at a distance of r1, r2, r3 and dash 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 rn from the axis of rotation. So basically I have to calculate the moment of inertia of the whole body, यानी पूरी बॉडी रोटेशन के लिए कितना अपोज कर रही है। लेकिन उसके पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि ये एक सिंगल पार्टिकल, यानी जो ये पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये कितना अपोज प्रोड्यूस कर रहा है, पहले मैं ये डिटरमाइन कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं एक एक करके सबको कैलकुलेट कर लूंगा। So suppose we have one of the particle of mass m1 and we have to determine the opposition produced by this particle of mass m1। तो इस पार्टिकल, ये पूरे बॉडी में ये जो पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये कितना अपोज प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमको डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए मान लीजिए I1, जो कि एक तरह का नोटेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करने का। तो I1 बी द अपोजिशन प्रोड्यूस बाय द मास m1। सो I1 विल बी इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर। देखिए जब भी बात आ जाती है मोमेंट की, तो मोमेंट में फोर्स आ गया और डिस्टेंस आ गया वहां से एक पर्टिकुलर एक्सिस का। तो इस तरह से बेसिकली ये जो होता है ये हो गया अपोजिशन प्रोड्यूस बाय द मास m1। उसी तरह से हम बाकी पार्टिकल्स का कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि मास m2 का कैलकुलेट कर लेंगे, m3 का कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से हम लोग फाइनली क्या कर लेंगे, सबका समेशन कर लेंगे। So now we can calculate the moment of inertia of whole body. So we already calculate the mass m1, then we m2, m3, m4 dash 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 and so on. So when you add this, यानी इन सब का जब आप समेशन करोगे, जब आप इनको सबको ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? This is nothing but the opposition produced by the whole body, and that is called as a moment of inertia of the whole body. So what is that? This is I will be equals to mr square. M is nothing but the mass of the whole body and r square is nothing but the average distance from the axis of rotation. So this is nothing but the moment of inertia. So what is the SI unit? SI unit is nothing but the kg। ये वाली जो क्वांटिटी है जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सो बेसिकली ना ही ये स्केलर क्वांटिटी है और ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी, ये टेंसर क्वांटिटी है। ओके, सो आई होप you understand the moment of inertia. So if you understand, like my video, subscribe my channel, and thank you for watching.